नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। गुरुवार का मार्केट पूरे दिन रोलर कोस्टर की तरह चला। सुबह जोरदार तेजी दिखी, लेकिन दोपहर बाद मुनाफा वसूली ने पूरा मूड बदल दिया। निफ्टी दिन के हाई से 150 अंक लुढ़क कर 25,879 पर फ्लैट बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स भी सिर्फ 12 अंक ऊपर टिक सका। सुबह के सेशन में मार्केट का सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव था और निफ्टी ने 26,000 के पार जाकर रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ी और बढ़त गायब हो गई। ये दिखाता है कि ऊपरी स्तरों पर निवेशक मुनाफा निकालने लगे हैं। बैंक निफ्टी आज का स्टार रहा। इसने इंट्राडे में नया ऑल टाइम हाई बनाया और 107 अंक बढ़कर 58,382 पर बंद हुआ। फाइनेंशियल सेक्टर में मजबूत नतीजों और बढ़ते फंड फ्लो की वजह से बैंकिंग शेयरों में जोश दिखा। मिड कैप शेयरों में आज भारी दबाव देखा गया। मिड कैप इंडेक्स करीब 210 अंक गिरकर 6,692 पर बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने से साफ दिखा कि बाजार की चौड़ाई कमजोरी के पक्ष में थी। इनक्रेड रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कंपनियों के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो निफ्टी में 5 से 7% तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि रिपोर्ट का मानना है कि ये गिरावट लंबी नहीं चलेगी। एशियन पेंट्स आज निफ्टी का टॉप गेनर रहा। शेयर करीब 4% चढ़ा। कंपनी के मार्जिन, वॉल्यूम और गाइडेंस में सुधार से बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। संवर्धना मदसन, ग्रो, प्रेस्टीज एस्टेट्स, होनासा और डेटा पैटर्न्स जैसे शेयरों में भी बढ़िया तेजी रही, जबकि लुपिन को उसके औरंगाबाद प्लांट के लिए यूएस एफडीए से एस्टैब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिलने की वजह से फायदा हुआ। वहीं टाटा स्टील और आइकर मोटर्स जैसे स्टॉक दबाव में रहे। टाटा स्टील पर उसकी यूके यूनिट के नुकसान का असर दिखा, जबकि आइकर में नतीजों के बाद हल्की बिकवाली आई क्योंकि बाजार को मार्जिन में और सुधार की उम्मीद थी। बाजार की तेजी अचानक दोपहर में क्यों गायब हो गई? इसके पीछे 5 बड़े कारण रहे। 3 दिन की लगातार तेजी के बाद निवेशकों ने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया, जिससे सुबह की तेजी दोपहर तक गायब हो गई और बाजार का मूड पलट गया। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली ने भी बाजार पर दबाव बढ़ाया। लगातार तीसरे दिन एफआईआईज ने करीब रुपए 1,750 करोड़ के शेयर बेचे, जिससे इंडेक्स नीचे खिसक गया। बिहार चुनाव नतीजों को लेकर निवेशक सतर्क हो गए। भले एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिख रही हो, लेकिन नतीजों की अनिश्चितता के कारण कई लोगों ने नए दांव लगाने से परहेज किया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी ने भी सेंटीमेंट बिगाड़ा। रुपया फिसलकर 88.96 पर पहुंचा, जिससे विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ और उन्होंने हिस्सेदारी घटाई। इंडिया विक्स यानी बाजार के डर के इंडेक्स में उछाल आया और ये 12.18 पर पहुंच गया। इससे साफ है कि निवेशक आने वाले दिनों को लेकर नर्वस हैं और वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका है। टेक्निकल चार्ट पर निफ्टी की डोजी कैंडल ये संकेत दे रही है कि मार्केट फिलहाल अनिश्चित मोड में है। अगर निफ्टी 25,840 के ऊपर टिकता है तो 26,130 से 26,550 तक की रेंज खुल सकती है, लेकिन 25,630 के नीचे फिसला तो ट्रेंड कमजोर हो जाएगा। कई निवेशक आजकल मल्टी बैगर सुनकर बिना सोचे समझे किसी भी शेयर में कूद जाते हैं, लेकिन हर तेज रिटर्न देने वाला स्टॉक असली नहीं होता। पिछले 1 साल में कई ऐसे शेयर दिखे जो 500% से लेकर 11,000% तक बढ़े, लेकिन जब असली फाइनेंशियल डेटा देखा गया तो उनमें न सेल्स थी, न प्रॉफिट, न कोई एक्टिव बिजनेस। ओमान एंटरप्राइजेज ने 1 साल में 11,000 रिटर्न दिया, लेकिन कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट दोनों जीरो हैं। कंपनी 2024 में इंसॉल्वेंसी में चली गई थी और अब सिर्फ नए मैनेजमेंट की अफवाहों से शेयर उड़ रहा है। ये पूरी तरह सट्टेबाजी पर चल रहा स्टॉक है। मार्डिया सामयोंग कैपिलरी ट्यूब्स ने 1,344% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले 10 साल से कंपनी की सेल जीरो है। सिर्फ कुछ लाख का टर्नओवर और कोई प्रॉफिट नहीं। फिर भी स्टॉक ऊपर है क्योंकि मार्केट में नई शुरुआत की उम्मीदें फैलाई जा रही हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। वीआर वुड आर्ट का बिजनेस 2011 से बंद है, फिर भी शेयर ने 1,124% रिटर्न दिया। न टर्नओवर है न प्रॉफिट, लेकिन शेयर उड़ता जा रहा है। ऐसे शेयरों में पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, जिससे ऑपरेटर गेम आसान हो जाता है। यस ट्रेडिंग इन फाइनेंस में भी यही कहानी है। कंपनी का कोई बिजनेस नहीं, फिर भी शेयर 850% चढ़ गया। मार्केट में सिर्फ ये अफवाह है कि कंपनी नया बिजनेस शुरू करेगी, जबकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स ने 700% रिटर्न दिया, लेकिन उसकी सेल सिर्फ 11 लाख रुपए है। इतने छोटे टर्नओवर पर 464 करोड़ का मार्केट कैप होना साफ दिखाता है कि ये वैल्यूएशन रियल नहीं है, बल्कि एक बबल बन चुका है।
चंबल ब्रूरीज का बिजनेस नाम के लिए बियर ट्रेडिंग बताया गया है, लेकिन असल में रेवेन्यू लगभग 0 है। फिर भी शेयर 666% चढ़ गया क्योंकि बाजार में सिर्फ सपने बेचे जा रहे हैं। ईएमए इंडिया ने बिना बिजनेस किए 600% रिटर्न दिया। कंपनी के पास न रेवेन्यू है न प्रॉफिट, लेकिन कम ट्रेडिंग और सट्टेबाजी की वजह से स्टॉक मल्टीबैगर बना हुआ है। यही क्लासिक ऑपरेटर गेम का उदाहरण है। वास इंफ्रास्ट्रक्चर ने 550% की उड़ान भरी, जबकि उसके पास कोई ठोस बिजनेस या फाइनेंशियल नहीं है। बिना सेल्स और बिना प्रॉफिट के भी 40 करोड़ का मार्केट कैप होना बताता है कि ये रैली पूरी तरह उम्मीदों पर टिकी है। इन सभी उदाहरणों से सबसे बड़ा सबक यही है कि हर तेज रिटर्न असली नहीं होता। कई बार ये पंप एंड डम गेम होते हैं, जहां कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती हैं और फिर गिरा दी जाती हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारत की आर्थिक ग्रोथ को लेकर भरोसा बनाए रखा है और 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7% पर कायम रखा है। एजेंसी का कहना है कि घरेलू मांग और निर्यात में विविधता भारत की ग्रोथ को स्थिर बनाए रखेगी। मूडीज के मुताबिक 2026 में ग्रोथ 6.4% और 2027 में 6.5% रहने की उम्मीद है। महंगाई यानी सीपीआई में भी स्थिरता दिख रही है। 2025 में 2.8%, 2026 में 3.5% और 2027 में 4% रहने का अनुमान है। इसका मतलब है कि भारत में मांग आधारित महंगाई अब काबू में आती नजर आ रही है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निजी कंपनियां अभी भी पूंजीगत खर्च यानी बड़े निवेश को लेकर सतर्क हैं, लेकिन सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च और घरेलू खपत से ग्रोथ को लगातार सपोर्ट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं अमेरिका की, जहां 42 दिन से चल रहा ऐतिहासिक सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक शॉर्ट टर्म फंडिंग बिल पास कर दिया है, जिससे सरकारी कामकाज दोबारा शुरू हो सकेगा। ये बिल अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास साइन के लिए भेजा गया है। इस शटडाउन की वजह थी बजट पर राजनीतिक टकराव, खासकर ओबामा केयर टैक्स क्रेडिट्स को लेकर, जिनसे 2 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता मिलता है। आखिरकार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों में समझौता हुआ, जिसके बाद ये बिल पास हो सका। संवर्धना मदरसन का तिमाही मुनाफा 6% घटकर 827 करोड़ रुपए रहा, लेकिन ये उम्मीदों से बेहतर रहा क्योंकि एनालिस्ट 640 करोड़ रुपए का अनुमान लगा रहे थे। कंपनी की कुल आय 8.5% बढ़कर 30,173 करोड़ रुपए तक पहुंची है, जो ऑटो कंपोनेंट डिमांड की मजबूती दिखाती है। इबिट्टा में 7% की बढ़त के साथ 2,613 करोड़ रुपए का आंकड़ा दर्ज हुआ। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 8.65% रह गया। कंपनी का फोकस अब डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल ऑर्डर बुक बढ़ाने पर है, जिससे आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ की उम्मीद बनी हुई है। आइचा मोटर्स का नेट प्रॉफिट 24% बढ़कर 1,369 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू 45% उछलकर 6,172 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी ने रॉयल एनफील्ड की मजबूत बिक्री और एक्सपोर्ट रिकवरी से दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है। इबिट्टा में 28% की बढ़त के बावजूद मार्जिन थोड़ा घटा, लेकिन मैनेजमेंट को भरोसा है कि नए मॉडल और लागत नियंत्रण से ग्रोथ बनी रहेगी। कंपनी आने वाले महीनों में प्रीमियम बाइक सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की योजना बना रही है। यथार्थ हॉस्पिटल का तिमाही मुनाफा 33% बढ़कर 41.2 करोड़ रुपए हुआ और रेवेन्यू 28% उछलकर 269 करोड़ रुपए पहुंचा। इबिट्टा भी 18.6% बढ़ा, हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 23% पर आ गया। नतीजों के बाद स्टॉक हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। एनबीसीसी का प्रदर्शन स्थिर रहा। कंपनी का मुनाफा 26% बढ़कर 153.5 करोड़ रुपए हुआ और आय 19% बढ़कर 2,910 करोड़ रुपए पहुंची। इबिट्टा लगभग फ्लैट रहा और मार्जिन घटकर 3.5% पर आ गया, जिसके चलते शेयर में 2% की गिरावट दिखी। मुथूट फाइनेंस ने दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा 87% बढ़कर 2,345 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वहीं नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से होने वाली कमाई भी 58.5% बढ़कर 3,992 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जिससे साफ है कि गोल्ड लोन की मांग जोर पकड़ रही है। ऑपरेशनल स्तर पर भी कंपनी का प्रदर्शन रिकॉर्ड रहा। इसका लोन पोर्टफोलियो सालाना आधार पर 42% बढ़कर 1.47 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें सिर्फ गोल्ड लोन सेगमेंट में ही 45% की उछाल देखने को मिली। ये अब तक का कंपनी का सबसे ऊंचा स्तर है, जो बताता है कि गोल्ड लोन बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। वोल्टास के सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से काफी कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 74% गिरकर 34 करोड़ रुपए रह गया, जबकि रेवेन्यू 10% घटकर 2,347 करोड़ रुपए पर आ गया। इसका कारण एसी और कूलिंग प्रोडक्ट्स की बिक्री में सुस्ती और बढ़ती लागत रही। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी इबिट्टा 57% गिरकर 70 करोड़ रुपए रह गया और मार्जिन 6.2% से घटकर सिर्फ 3% रह गया। ये आंकड़े बाजार के अनुमान से भी नीचे रहे, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ और स्टॉक करीब 0.5% गिर गया।
पेज इंडस्ट्रीज, जो जॉकी ब्रांड की पेरेंट कंपनी है, उसने अपने निवेशकों को 125 रुपए प्रति शेयर के दूसरे अंतरिम डिविडेंड से खुश किया है। कंपनी ने बताया कि इसका भुगतान 12 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा और रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर तय की गई है। हालांकि कंपनी के नतीजे स्थिर रहे। मुनाफा 195 करोड़ पर बिना बदलाव के रहा, जबकि रेवेन्यू हल्का बढ़कर 1291 करोड़ रुपए तक पहुंचा। ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा घटकर 21.6% आ गया, जिससे लागत दबाव झलकता है। एनालिस्ट का मानना है कि प्रीमियम सेगमेंट में सुस्त डिमांड का असर अभी जारी है। विशाल मेगा मार्ट ने इस तिमाही में मजबूत नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 46% बढ़कर 152 करोड़ रुपए पहुंचा और रेवेन्यू 22% चढ़कर 2,981 करोड़ रुपए पहुंचा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 31% बढ़कर 394 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जबकि मार्जिन में सुधार के साथ ही 13.2% हो गया। ये दिखाता है कि रिटेल सेक्टर में उपभोक्ता खर्च फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। एल्केम लैबोरेटरीज ने भी दमदार परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का मुनाफा 11% बढ़कर 765 करोड़ और रेवेन्यू 4,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्जिन में भी सुधार हुआ है, जो ये दिखाता है कि घरेलू मार्केट और ब्रांडेड जेनेरिक दवाओं की बिक्री ने ग्रोथ को मजबूत किया है। दूसरी ओर रुचिरा पेपर्स के नतीजे कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 18 करोड़ से घटकर 16 करोड़ रुपए रह गया, जबकि मार्जिन 17% से फिसलकर 14.5% पर आ गया। इसका कारण कच्चे माल और ऊर्जा लागत में बढ़ोतरी रही। कंपनी अब आने वाले महीनों में लागत घटाने और कुशलता बढ़ाने पर फोकस कर रही है। भारत डायनेमिक्स ने सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां कंपनी का मुनाफा 123 करोड़ रुपए से बढ़कर 216 करोड़ रुपए हो गया, यानी करीब 76% की बढ़ोतरी। रेवेन्यू भी दोगुना से ज्यादा उछलकर 1,147 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो रक्षा क्षेत्र में मजबूत डिमांड और ऑर्डर फ्लो को दिखाता है। ईबीटी भी 98.8 करोड़ रुपए से बढ़कर 188 करोड़ रुपए रहा, लेकिन मार्जिन 18.1% से घटकर 16.4% पर आ गया, जिसकी वजह प्रोजेक्ट मिक्स में बदलाव और बढ़ी हुई लागत बताई जा रही है। एनालिस्ट्स का मानना है कि सरकार की मेक इन इंडिया नीति और नई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी की भविष्य की ग्रोथ को लंबे समय तक सपोर्ट करेंगे। पेरिस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज ने इस बार शानदार तिमाही नतीजे दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 50% उछलकर 21 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जबकि आय में 21% की बढ़त दर्ज की गई है। मुनाफे और आय दोनों में सुधार से स्टॉक में करीब 4% की तेजी आई है, जो अब भी लगभग 2% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईबीटी में 32% की बढ़त के साथ 30 करोड़ रुपए का स्तर पार हुआ है और कंपनी का मार्जिन भी 28% तक पहुंच गया है। ये दिखाता है कि कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और डिफेंस प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी दोनों मजबूत रही हैं। आस्त्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के नतीजे इसके उलट कमजोर रहे। कंपनी का मुनाफा 5.5% घटकर 24 करोड़ रुपए रह गया और आय में 6.5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके चलते स्टॉक में 3% से ज्यादा की गिरावट आई है। ईबीटी में मामूली 3% की गिरावट रही, लेकिन मार्जिन थोड़ा बढ़कर 22% हुआ। इसका मतलब यह है कि भले ही बिक्री घटी हो, लेकिन कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल पर थोड़ा बेहतर काम किया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने शानदार तिमाही नतीजे पेश किए हैं, जहां कंपनी का मुनाफा 3 गुना बढ़कर 186 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कंपनी की आय करीब 20% बढ़कर 2,340 करोड़ रुपए रही, जो डोमिनोज और हॉन्ग्स किचन जैसी ब्रांड्स की अच्छी बिक्री का नतीजा है। हालांकि ईबिटा मार्जिन लगभग स्थिर रहा। शेयर मार्केट में कंपनी का स्टॉक मामूली गिरावट के साथ 576 रुपए पर बंद हुआ और पिछले एक साल में इसमें करीब 8% की कमजोरी आई है, लेकिन इस तिमाही के दमदार नतीजे से निवेशकों का भरोसा दोबारा लौट सकता है। इनॉक्स विंड को गुजरात में 100 मेगावाट का नया ऑर्डर मिला है, जिसमें कंपनी अपनी 3.3 मेगावाट की नई टरबाइनों की सप्लाई करेगी। इसके साथ ही इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस सर्विस भी वही संभालेगी। कंपनी अब तक इस वित्त वर्ष में करीब 400 मेगावाट के ऑर्डर हासिल कर चुकी है, जिससे आने वाले 18 से 24 महीनों के लिए इसका ऑर्डर बुक काफी मजबूत हो गया है। ये दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। भारती ग्रुप इस साल 30% से ज्यादा की मार्केट वैल्यू ग्रोथ के साथ अब भारत का चौथा सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप बन गया है, जिसने अडानी और बजाज दोनों को पीछे छोड़ दिया है। इसका मार्केट कैप अब 14.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जिसमें भारती एयरटेल का सबसे बड़ा योगदान है। भारती एयरटेल के शेयर इस साल अब तक करीब 32% चढ़े हैं, जो उसकी बढ़ती कमाई, मजबूत ARPU और तेजी से फैलती 5G सर्विसेज की वजह से है। इंडस टावर्स और भारती हेक्साकॉम जैसे ग्रुप के अन्य शेयरों ने भी 20% से ज्यादा का उछाल दिखाया है। फिजिक्स वाला का IPO तीसरे दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया है, यानी निवेशकों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई है। 3,480 करोड़ रुपए के इस इशू में QIB कैटेगरी में 161% बुकिंग हुई है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स की बुकिंग 85% रही है।
अब बात गोल्ड की। जेएम फाइनेंशियल की रिपोर्ट के मुताबिक अगर सोने के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो अगले 1 साल में भारतीय शेयर बाजार में तेजी का नया दौर देखने को मिल सकता है। इतिहास बताता है कि जब गोल्ड की कीमतें ऊपर जाती हैं और निफ्टी गोल्ड रेशियो नीचे आता है तो उसके बाद इक्विटी मार्केट में 12 महीनों के भीतर अच्छा उछाल देखने को मिलता है। रिपोर्ट कहती है कि पिछले 30 साल में ऐसे 9 में से 6 मौकों पर निफ्टी ने 1 साल में औसतन 30% तक रिटर्न दिया है। यानी मौजूदा गोल्ड रैली भी अगले कुछ महीनों में शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत बन सकती है। ब्लैक रॉक का मानना है कि भारत अब अगले बड़े बुल फेज के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल की सुस्ती घरेलू नहीं बल्कि बाहरी झटकों की वजह से थी और अब वो दबाव खत्म होते दिख रहे हैं। कंपनी के स्ट्रैटेजिस्ट बेन पॉयल का कहना है कि भारत अब ग्लोबल निवेशकों के लिए सिर्फ एक टैक्टिकल नहीं बल्कि कोर इन्वेस्टमेंट मार्केट बन गया है। वैल्यूएशन रीसेट होने के बाद ये बाकी उभरते बाजारों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक लग रहा है। अब बात करते हैं प्रमोटर सेलिंग की। हाल के महीनों में कई कंपनियों के प्रमोटर्स ने अपने शेयर बेचे हैं और उसके बाद शेयर की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है। कोहेंस लाइफ के प्रमोटर ने 900 रुपए प्रति शेयर पर 8.9% हिस्सेदारी बेची, जिसके बाद शेयर 29% नीचे आ गया। ऊपर से Q2 नतीजे भी बेहद कमजोर रहे। रेवेन्यू 8% घटा, ईबिटा 44% गिरा और मुनाफा आधा हो गया। ब्लूजेट हेल्थ के प्रमोटर ने 675 रुपए पर स्टेक बेचा और उसके बाद शेयर 14% नीचे आ गया। कंपनी की बिक्री और मुनाफे दोनों में डबल डिजिट गिरावट रही, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी 24% प्रमोटर सेलिंग हुई और शेयर अपने सेलिंग प्राइस से 8% नीचे है। कंपनी के नतीजे भी सुस्त रहे। रेवेन्यू में मामूली बढ़त, लेकिन मुनाफा और मार्जिन दोनों दबाव में है। आम निवेशकों के लिए सीख ये है कि प्रमोटर सेलिंग को हमेशा एक चेतावनी संकेत मानना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर कंपनी को सबसे बेहतर समझता है। अगर वो बेच रहा है तो किसी वजह से बेच रहा होगा। हालांकि अगर गिरावट सिर्फ प्रमोटर सेलिंग की वजह से है और बिजनेस मजबूत है तो धीरे धीरे रिकवरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल भी कमजोर पड़ रहे हों तो वहां से दूर रहना ही समझदारी हो।